नमस्कार, शुभ संध्या। मैं स्नेहिल काव्यधार मंच से सरोज अग्रवाल मंच पे उपस्थित एक विशिष्ट या ये कह दूं जाने माने साहित्य जगत के श्रृंगार रस के पुरोधा आज हमारे बीच में मंच पे उपस्थित है। ये स्नेहिल काव्यधार मंच का सौभाग्य है कि ऐसे लोग मंच पे अगर आए तो क्या कहना। आज सर की अनुमति मिली और सर मंच पे आए, ये मेरा और मेरे मंच का सौभाग्य है। सबसे पहले मैं इस मंच के संरक्षक मेरे केशव से मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ। तत्पश्चात मैं हंस वाहिनी वीणा पाणी से सर्वद प्रार्थना करती हूँ कि माँ अपने बच्चों के पास आओ, उनके कंठ में, जिव्या में, बुद्धि में विराजमान होकर मंच पर भावों की निर्झरणी बहा दो। और सबसे पहले माँ के चरणों में एक पुष्प अर्पित करती हूँ कि वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नौ सब में हम सब में भर दे। वाह। वरदे वीणा वादनी वरदे, नौ गति नौ ताल नौ छंद नौ नवल कंठ नौ जलद मृद नौ नौ नव के नौ विहंग वृद, नौ पर नौ स्वर दे, मात वरदे मात वरदे, हे वीणा पाणी हमको वरदे। वाह। माँ जरूर मंच पे आएंगी और हमारे साथ दीपाली दीदी या कहें जो उपस्थित हैं उनकी अर्धांगिनी दीपाली कपेश्वर जी का उपस्थिति है। दीपाली दीदी को मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और पूरी टाइम हमारे साथ बने रहेंगी ऐसी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि एक तरफ तो बहन और एक तरफ पति जाएंगी कैसे छोड़ के। तो आइए कुछ अपने दो शब्दों से मैं हमारे विवेक सर का मंच पे जो उपस्थित उनका स्वागत करती हूँ कि आइए विवेक जी आपका स्वागत करती हूँ। आइए विवेक जी आपका स्वागत करती हूँ, हृदय कलश से अमृत छलकाती हूँ। बहुत दिनों बाद यूं आप अकेले मंच पे आए हैं, बहुत दिनों बाद यूं अकेले मंच पे आए हैं। आज आपके स्वागत में मन के भावों की लड़ियां पिरोती हूँ, आपके स्वागत में मन के भावों की लड़ियां पिरोती हूँ। पहनेंगे माला तो प्रेम ही प्रेम बिखरेगा, स्नेह की माला पहनेंगे तो प्रेम ही प्रेम बिखरेगा और केशव भी इस प्रेम में जरूर भीग कर निखरेगा। इंतजार में निगोड़ी पलकें ही झपकना भूल गई, इंतजार में निगोड़ी पलकें ही झपकना भूल गई और इसी चक्कर में सच कहती हूँ विवेक जी आपकी कॉफी ठंडी हो गई। इस चक्कर में सच कहती हूँ आपकी कॉफी ठंडी हो गई। छोड़िए कॉफी को, गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। छोड़िए कॉफी को अब गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और चाय की चुस्कियों के साथ आपको एक मजेदार शेर सुनाती हूँ। चाय की चुस्कियों के साथ आपको एक शेर सुनाती हूँ। आप आए मंच पर, आज आप आए हैं मंच पे ना तो खुद को भूल जाएंगे। आज आप आए हैं मंच पे खुद को भूल जाएंगे, बदल जाएंगे तारीखों पर तारीखें, पर जनाब हमें नहीं भूल पाएंगे। बदल जाएंगे तारीखों पर तारीखें, पर जनाब हमारे मन हमें नहीं भूल पाएंगे। बेशक बेशक। इसी के साथ मैं मंच पे पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे मंच पे आए। तो बहुत अब बहुत मैं सर धन्यवाद, धन्यवाद सरोज जी। आपके पटल से जुड़े हुए, स्नेहिल काव्यधार से जुड़े हुए लगभग 2 साल होने को आए। इस बीच आपसे 3 बार स्टेज पर मुलाकात भी हुई, तीनों ही आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रम थे, 2 बार दिल्ली में, 1 बार गोरखपुर में। तब शायद हम लोग असल में मित्र बने, गोरखपुर के बाद ही मित्र बन गए थे असल में, लेकिन वो मैत्री और पक्की होती गई। और आपका स्वभाव, आपका लेखन, आपका स्नेह, आपका नेह दिन ब दिन इस दोस्ती को और मजबूत करता गया। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिन्हें आप जैसे मित्र मिलते हैं। बने रहिएगा सर, ये बात मैं भी कहती हूँ और वैसे भी कहते हैं अच्छे लोग बहुत सस्ते में मिलते हैं। हाँ, अच्छे लोग बहुत सस्ते में मिलते हैं, बस थोड़ा सा मीठा बोल लो और खरीद लो। अरे वाह, क्या बात है। मीठा बोल लो और खरीद लो। तो आप अच्छे हो तो आपको, मैं अच्छी होंगी तो मुझे आप मिले।
क्योंकि कहते हैं कि भगवान बना के भेजता है ऊपर वालों से, किसी जन्म का रिश्ता रह जाता है तो जन्म में पूरा होता है। बिल्कुल यूं ही बिल्कुल भरी बिल्कुल दुनिया में लोग बेशक, एक दूसरे से नहीं मिलते। सही बात, मैं मानता हूँ इस बात को। तो सर मैं बहुत पुराना तो आपको क्या पूछूं आपसे, सभी लोग जानते हैं आपके बारे में, पर जो आजकल मैं देखती हूँ कि शायद हफ्ते में 7 दिन के 7 दिन आप लाइव होते हो, तो कैसा महसूस मैं होता है कि आपको लाइव भी होते हो और ऑफलाइन भी आजकल बहुत प्रोग्राम होते हैं। जी, सातों के इतना सातों दिन तो लाइव नहीं होता, मुझे तो लेकिन यही हाँ, लगता है जब खोलती हूँ तो आप दिखते हो मेरे को किसी न किसी मंच पे, तो बहुत अच्छा लगता है। माँ सरस्वती की कृपा से और आप लोगों के प्रेम से पहले से काफी ज्यादा हो गया है, ऑफलाइन बहुत ज्यादा हो गया है। ऑफलाइन बहुत हो बहुत गया। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लिखना अपनी जगह होता है और लिखना, लोगों को सुनाना अपनी जगह होता है। तो ये दिन भी दिखाए ईश्वर ने और आप जैसे मित्रों ने, और क्या चाहिए। नहीं सर, मेरे को एक बात और लगती है कि लिख तो जी, लेते हैं पर लोगों को छू नहीं पाते जब तक हम सुनाते नहीं। वो बात है बिल्कुल। जब आपका स्वर होता है तो शब्दों में आत्मा पड़ जाती है, हाँ। और जब लेखक या कवि खुद अपनी रचना पढ़ता है तो वो अपने कविता का अर्थ लोगों को समझा पाता है। अपने वाणी के साथ साथ अपने चेहरे के हाव भाव के साथ, बिल्कुल। कि वो क्या भरा है इस कविता में और उसने किस भाव से लिखी कविता, तभी समझ में आती जब कविता पढ़ता है अपनी। नहीं तो अगर देखिए मैं ना, सही बोल रही अगर तो। आपका एक शब्द लिखा हुआ है कि मैं, वाक्य है छोटा सा, मैं नहीं आ सकता, इसे आप जैसे पढ़ें उसका अर्थ बदल जाता है। अगर मैं कहूं, मैं इसे ऐसे पढ़ूं, मैं नहीं आ सकता, फ्लैट, मैं नहीं आ सकता, गुस्सा, मैं नहीं आ सकता, मजबूरी, नहीं आ सकता मैं, प्यार और मजबूरी। लेकिन ये अर्थ तो तभी पता लगेगा ना जब लिखने वाला उसे पढ़ेगा। पढ़ेगा, लिखने जी, वाला सब सुनाएगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि बेशक। लिखने में तो आप लिख दिए मन के भाव, बहुत अच्छी बात है, हाँ, दर्शकों तक पहुंची। और मैं ये कहूंगी कि सुनने वाले भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। मैं सर के लिए एक बात और आप सबको बताना चाहती हूँ, श्रोता लोग जो मैं से जुड़ेंगे और सुनेंगे बाद में, अच्छे वक्ता बहुत मिलेंगे आपको, अच्छे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। और ये हमारे विवेक सर का गुण है कि अच्छे वक्ता के साथ अच्छे श्रोता बहुत अच्छे हैं। तो जब श्रोता पहले कहते हैं पहले सुनेंगे तभी आप बोल पाते हैं। बिल्कुल। जैसे एक लाइन है कि पढ़ना है, पढ़ना तो भरना है, पढ़ना हम्म, तो भरना है और लिखना तो छलकना है। बिल्कुल, बिना भरे आप छलक नहीं सकते, नहीं चल सकते। और और मैं तो वैसे एक बात बिना और पढ़े आप कहता हूं बोल के। जी। कि आप जो कुछ भी बोलने वाले हैं या जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आपको पहले से मालूम है, लेकिन जो जी। कुछ आप सुन रहे हैं वो आपको मालूम नहीं है। बहुत खूब। तो जितना सुनेंगे उतना आप परिपक्व होते जाएंगे। सुनने से भी बहुत फर्क पड़ता है और सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। लोग अपने हाँ, सुनाने की रहते हैं, सुनने की कम रखते हैं, और आज के जमाने में सुनने की रखनी चाहिए। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर से कुछ सुनते हैं। अ, मैं अक्सर श्रृंगार लिखता हूं, श्रृंगार के लिए जाना जाता हूं, ओज भी लिखता हूं मैं, लेकिन अक्सर श्रृंगार की फरमाइश होती है। शुरुआत में एक बहुत छोटी सी कविता सुनाऊंगा, क्योंकि स्वागत आपके है सर। कार्यक्रम का नाम है शरद ऋतु में एक मुलाकात, अपनों से अपनों की बात, तो कुछ शरद ऋतु में अपनों की ही बात करना चाहूंगा। जी। मैं हाथ लगाऊं तुम पिघलो, मैं हाथ लगाऊं तुम पिघलो, पारे की तरह मचल जाओ। क्या मैं बात। हाथ लगाऊं तुम पिघलो, पारे की तरह मचल जाओ। छुई मुई सी शर्माओ, मेरी सुधियों को भरमाओ। मैं हाथ लगाऊं तुम पिघलो, पारे की तरह मचल जाओ। छुई मुई सी शर्माओ, मेरी सुधियों को भरमाओ। शरद चंद्र की रात सजे, मीठे में जैसे किरण झरे। शरद चंद्र की रात झरे, मीठे में जैसे किरण झरे। गालों पर चांदनियां उतरे, नैनों में मेरे स्वप्न धरे।
गालों पर चांदनियां उतरे, मन में मेरे स्वप्न धरे, छम छम पायल को छनकाती, कटी पर वेणी को झुलवाती, छम छम पायल को छनकाती, कटी पर वेणी को झुलवाती, तू रोम रोम को तरसाती, मेरे तन मन पर छा जाती। और बादल ने, आखिरी 4 पंक्तियां हैं, बादल ने चंदा छुपा दिया, बादल ने चंदा छुपा दिया, अंधियारे का भी मन आया, बादल ने चंदा छुपा दिया, अंधियारे का भी मन आया, अरे उसको संकोच कहां भाया, मैं दूर खड़ा ये गहराया, उसको संकोच कहां भाया, मैं दूर खड़ा ये गहराया, मेरे सामने अंधेरे ने तुझे लपेट लिया बाहों में और मैं दूर खड़ा रह गया। क्या बात, क्या सोच है, क्या उपमा है, क्या बात है सर। इसीलिए तो लोग को आपको यूं ही नहीं कहते हैं साहित्य के पुरोधा और श्रृंगार रस के। वास्तव में श्रृंगार रस आप में भरा हुआ है और आप उसको ऐसे कलमबद्ध करते हैं, हल्के से कलमबद्ध कर जाते, जान नहीं पड़ता कहाँ से श्रृंगार रस की रचनाएं निकलती हैं। और जब आप फूलों को या श्रृंगार रस करते हैं, जब प्रकृति को लेके नायिका को बना देते हैं, तो अद्भुत होता है। तो आजकल तो ये परिजात के पुष्प खिल रहे हैं, अब तो कुछ कम हो रहे हैं धीरे धीरे, ठंड बहुत जल्दी आ गई इस बार जी। तो कैसा महसूस होता है सर कि ये ठंड जल्दी आना दिल्ली के लिए, आप लोग के लिए? मुझे व्यक्तिगत रूप से ठंड बहुत पसंद है। मैं क्या कहना चाहिए उसे, मैं एक घरेलू प्राणी हूं बहुत ज्यादा। मैं ज्यादा घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखता, मुझे बहुत ज्यादा घूमना फिरना पसंद भी नहीं। और अगर मैं बाहर भी कहीं हूं तो 9 बजते ही घर को भागने की धुन रहती है। ठंड में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनों के साथ रह सकते हैं, अपनों के समीप रह सकते हैं। आप अपने कमरे में अपने प्रिय के साथ बैठे हुए बातें कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो शायद गर्मी में नहीं होता। गर्मी में आप अपने कम दुनिया के ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मुझे सर्दी बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय, क्योंकि सर सर्दी के वो जो आगमन होता है ना, ये कुछ कहता है। ऐसा लगता है ना, हाँ, कमरे में बैठे हैं, अगर रजाई में दुबके भी बैठे हैं, हल्की ठंड, तो कुछ कह रहा है वो आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको मन भी आपसे खुश हो चुरा ले जाता है। जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे साथ दीपाली दीदी हैं, अनु रानी शर्मा जी हैं, मैं दोनों का अरे वाह। अभिनंदन करती हूँ। और सर आपके लिए मैंने एक चीज सोची आज कि मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें कि आपके लिए मैं यही 2 लाइन कहना चाहती हूँ, न मैं मीरा की पीर हूँ, न मैं अद्भुत कबीर, न मैं मीरा की पीर हूँ, न मैं अद्भुत कबीर हूँ, शब्दों से इश्क है मुझे और अश्कों से अमीर हूँ। क्या बात है, क्या बात है, शब्दों वाह से वाह प्रेम वाह। है मुझे, क्योंकि ऐसे शब्द चुन चुन के लगाते, जड़ते हैं। मैं तो ये कहूंगी अब नगीने हैं आपकी रचनाएं, और उसमें नगों को आप जड़ देते हैं अपनी रचनाओं में। तो वो शब्द कहाँ से लाते हैं और शब्द कहाँ से आते हैं, क्योंकि शब्दावली तो एक ही है, उसमें से चुनना और ढूंढना और उनको बैठाना, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो आइए कुछ सुनते हैं। मैं इस बात का जवाब 2 भागों में दूंगा। जी। पहले तो क्षमता, और दूसरा उस बात को असल में वास्तव में करना। क्षमता आप में आती है, उस भंडार को भरना पड़ता है। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप सुनेंगे, उतना वो भंडार भरता जाता है। लेकिन जो कोई नया शब्द नजर आता है, उस शब्द पे जब तक आप पूरी तरह से केंद्रित ना करें अपने मन को, वो शब्द अंदर नहीं घुसता। तो जितने ज्यादा शब्द, उतना बड़ा आपका शब्दकोश, और सही वक्त पर वो शब्द निकलकर आपके मन में आ जाए, इसके लिए मां की कृपा चाहिए होती है और एक भावना चाहिए होती है। जिस रचना को आप लिख रहे हैं, जिस भाव को आप निखार रहे हैं, उसमें पूरा डूबना पड़ता है। मैं छोटी सी एक बात कहूं, 2 तरह का श्रृंगार, वो संयोग वियोग छोड़ दीजिए, वो पढ़े लिखों की बातें हैं बहुत। मेरे जैसा एक गंवार आदमी कहेगा श्रृंगार 2 तरह का होता है। एक तो जो आप जानते हैं आप क्या करने वाले हैं, सावन का महीना है,
अच्छा बगीचा है, झरना बह रहा है, सुंदर सुंदर नीला पानी बह रहा है, आप कोने पे खड़े हैं, आपको लगता है कि अब मैं कूदूंगा, कितना अच्छा लगेगा, ठंडा पानी होगा, मछलियां आएंगी। एक श्रृंगार ये होता है जिसमें जी आपने सब प्लान किया है। एक श्रृंगार और होता है, बारिश हो रही है, नदी जबरदस्त बह रही है, आपकी प्रेमिका नदी के उस तरफ खड़ी है, आपको उसे मिलना है, आप जानते हैं आप अगर कूदेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप डूब जाएं, लेकिन फिर भी कूदना पानी में। कोई आपने प्लानिंग नहीं, आप नहीं जानते क्या होने वाला है, आपको सिर्फ एक चीज है, वो वहां खड़ी है, मुझे उससे मिलना है। अरे उसी से नहीं मिल पाया तो रहा कहां मैं। और वो जो पागल की कूद होती है वो एक श्रृंगार होता है। क्या बात तो है। जब तक डूबेंगे नहीं तब तक कविता नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल, खिड़की में बैठ के बारिश मिलना से है, हाथ, लिखना नहीं है, मिलना होता है बाँ भरा के उससे। हाँ, वो कहते हैं ना, सावन को अगर असल में अनुभव करना है तो छत पर आकर भीगो, जूड़ा खोल दो अपना, चुन्नी उतार के रख दो, तब सावन का मजा लो। ये क्या तुम तैयार होकर खिड़की में बैठ गई और हाथ बाहर निकाल के बूंदे ले रही हो हाथ पे। सावन एहसास करके पावन सावन को महसूस नहीं कर पाएंगे, हाँ, गले सावन नहीं को लगा जीना पाएंगे, पड़ता है। सावन को गले नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत ही सर इतनी अच्छी बात है कि आज पहली बार बहुत दिन बाद ऐसा आनंद आ रहा है। तो कहते हैं ना कि मकसद हो, मकसद तो जैसे आप कविता लिखते हैं, रचना लिखते हैं, श्रृंगार रस की लिखते हैं, कुछ लोगों को मजा आता है लोगों की कविता चुराने में। तो मकसद तो मन के सुकून का था, मकसद तो मन के सुकून का था, कोई मंदिर चला गया, कोई मधुशाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कोई लिख के खुश हो जाता है, कोई दूसरों की लेके इधर के अक्षर उधर करके खुश हो जाता है। भगवान सबको नवाज अपने अपने दे रखा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ आज के मंच पे कि अगर हम कोशिश करें तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, जरूर बिल्कुल। उसको सुने। लेकिन अगर हमारी बुद्धि उसमें लग जाए फिर हम आगे कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। सर हमारे साथ सरोजनी कौशिक जी की उपस्थिति है। मैं सरोजनी दीदी को अरे नमन वाह, करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ दीदी का। तो चलिए अब आपने आगे बढ़ते सरोज हैं। आपने एक जी मुद्दा उठाया चोरी का, कविता चोरी का। मैं जी आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। भी हो गया, थोड़ा समय हो गया, मैं एक कवि सम्मेलन में था और एक कम उम्र की लेखिका, 23-24 की होगी शायद, अ, उसने कविता पढ़ी स्टेज पर, श्रृंगार की, जी मेरी कविता थी वो। वही मैंने तो बैठ के आपकी सुना कविता पूरा पढ़ रही। आराम से। जी, मैंने सुना पूरा बैठकर, तालियां बजाई बाकायदा। और उसके बाद जब कॉफी ब्रेक में हाँ, मैं उसके पास गया, उसका नाम भी पूछा, तो दिल्ली से ही थी वो। तब मैंने उससे पूछा ये कविता कब लिखी आपने। तो कहती सर जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब लिखी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इस कविता को लिखते हुए आपके मन में क्या भाव थे। तो उसने एक बार थोड़ा चौंक के मुझे देखा, तो कहती आप सर आप भी लिखते हैं। मैंने कहा मैं लिखता हूं, और कोइंसिडेंस ये है कि ये जो कविता आपने लिखी है ये मेरी है। मेरी लिखी हुई है। तो क्या बात। एक बार तो वो हिल गई पूरा। कहती सर आप बोलिएगा मत यहाँ। मैंने कहा मुझे बोलना होता मैं उसी टाइम बोल देता। हाँ मुझे तो खुशी है मेरी कविता इस लायक है कि आपने उसे पढ़ा, धन्यवाद कह के मैं वापस आकर बैठ गया। तो ऐसी बातें भी होती हैं। मतलब खुले मंच पे पढ़ सोची, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, किसको याद रहेगा, पढ़ लो। हाँ यही बात है, लेकिन किसको याद रहे। ऐसा ऐसा होता नहीं है। अपनी लिखी हुई तो पुरानी 2 लाइन में कोई पढ़ता तो पता चल जाता मेरी लिखी हुई पता है। लग जाता है, बिल्कुल, चाहे कविता पूरी याद ना आए लेकिन ये मालूम पड़ जाता है आपकी कविता है। हाँ, एक एक शब्द पकड़ में आ जाते हैं। तो चलिए सर प्रेरणा जी आज जुड़ गई हैं। की जी हमारे साथ प्रेरणा सिंह जी की जुड़ गई है, उनकी उपस्थिति है। मैं उनका स्नेह देती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो आइए सर एक चलते हैं आपकी रचना की ओर। बहुत देर हो गई, मन सबका उत्सुक है कि अब रचना सुनी जाए आपसे। मैं श्रृंगार को दो भागों में बांटता हूं, एक तो है कल्पनाएं और एक है बिंब। बिना कल्पना के श्रृंगार नहीं हो सकता, बिना बिंबों के श्रृंगार नहीं हो सकता। जितनी खूबसूरत कल्पनाएं, जितने खूबसूरत बिंब, उतनी ही मखमली रचना निकल कर आती है। मैं आपको एक शुद्ध बिंबों की रचना सुनाता हूं।
खाली आप उसे इमेजिन करते जाइए। मेरी सरोज जी, मेरी कोशिश ये होती है कि कविता ऐसी होनी चाहिए जिसे आप देख सकें। पढ़ना सुनना तो अलग बात है, जिसे आप देख सकें। और मेरी अधिकतर कविताएं ऐसे मैं लिखता हूं जिन्हें आप अगर कल्पना करते चलें तो वो रेखा चित्र आपके सामने बनता जाएगा। एक ऐसी ही कविता सुनाता हूं। एक सुंदरी का वर्णन है। संगमरमरी बदन केवड़े में रची सांसें, संगमरमरी बदन केवड़े में रची सांसें, आंखों में उतरे हुए जाफरान के कतरे। क्या बात है। संगमरमरी बदन केवड़े में रची सांसें, आंखों में उतरे हुए जाफरान के कतरे, जुल्फों की आड़ लिए गाल चूमती हवा, जुल्फों की आड़ लिए गाल चूमती हवा, और सावन की बूंदों की चेहरे से छेड़छाड़, सावन की बूंदों की चेहरे से छेड़छाड़, उफ उफ, गीली जुल्फों से झटका हुआ एक सतरंगी सपना, गीली जुल्फों से झटका हुआ एक सतरंगी सपना, ठंड से सुर्ख हुए गुलाबी कांपते गाल, ठंडक से सुर्ख हुए गुलाबी कांपते गाल। ध्यान से सुनिएगा पंक्तियों को। कुछ नटखट बूंदें, कुछ नटखट बूंदें पूरा बदन पार करके एड़ी पर इठलाती हुई, क्या कल्पना है। कुछ नटखट बूंदें पूरा बदन पार करके एड़ी पर इठलाती हुई, और गीले तन से लाड़ लगाता साड़ी का झीना आंचल, गीले तन से लाड़ लगाता साड़ी का झीना आंचल, बालों की वेणी गूंथती। वेणी सभी बनाती हैं लड़कियां, लेकिन कोई लड़की जब बारिश में भीग जाती है और वो जब वेणी गूंथती है, वो दृश्य अलग होता है। बालों की वेणी गूंथती कचनारी उंगलियां, उफ, बालों की वेणी गूंथती कचनारी उंगलियां, उफ, सेमल का तकिया, सेमल का तकिया और मोगरे की कलियां, सेमल का तकिया और मोगरे की कलियां, कोरी चादर में अटका एक चांदी का बिछुआ, सेमल का तकिया और मोगरे की कलियां, कोरी चादर में अटका एक चांदी का बिछुआ, कोने में मुस्काते मांग टीका और नथ, कोने में मुस्काते मांग टीका और नथ, सांकल लगा दरवाजा, सांकल लगा दरवाजा, चुपचाप बंद पर्दे, सांकल लगा दरवाजा, चुपचाप बंद पर्दे, कमरे में बोझिल सी जिस्मों की खुशबू, कमरे में बोझिल सी जिस्मों की खुशबू, उफ, कमरों में बोझिल सी जिस्मों की खुशबू, उफ। ये कल्पना करते जाइए, लड़की बिल्कुल आपके आंखों के सामने आ जाती है। सर ये कल्पना थी नहीं, तो लगा जिया आपने। ऐसे में जब तक आदमी उसमें उतरता नहीं है शीशे की तरह तो लिख नहीं पाता है। और आपका जो उफ है, आह क्या सुंदर कल्पना। अनीता धनदानिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार अनीता जी। प्रेरणा जी वो लिखती हैं, अभय जी जुड़े हुए हैं, मैं सभी को नमन करती हूँ उपस्थिति को। और ये उफ जो था, ये एक बोलते हैं ना पंच, सोने पे सुहागा, सब आंखों के सामने दिख रहा था। कैसे बारिश में वो नहाई होगी, कैसे उसकी उंगलियां उसको गूंथ रही हैं अपनी बेड़ी को। बहुत सुंदर कल्पना सर। ये सब एक धरोहर है, ये रचनाएं नहीं, ये कालजयी रचनाएं होती हैं जो लिख जाती हैं एक बार, वो कभी नहीं मिटती हैं। और आज मन से जो आप बोल देंगे, वो आवाज बहुत दिनों तक गूंजती है और कभी आवाज मिटती नहीं है। ये रचनाओं का सृजन इस तरह से होता नहीं है सर। कोई रचनाएं होती हैं जिस दिन निकल के आती तो लगता है आज ये रचना पूरी ऐसे निकल के आई हमारी। सच कहा आपने। कई रचनाएं ऐसी होती है जिसकी आखिरी पंक्ति आप लिखते हैं ना, तो आप कहते हैं वाह, अपने मुंह से अपने आप वाह निकलता है। और जहां आखिरी पंक्ति ठीक ना बने, कुछ कमी रह जाती है, बार बार आप पढ़ते हैं, बार बार आप लिखते हैं। ये बात तो सच है। स्वयं से बड़ा जज कोई नहीं हो सकता।
सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी और दर्शकों को भी पता जरूर। चले जो लिखते हैं हमारे साथ, साहित्य प्रेमी लोग, कि हम रचना लिखते हैं और लोग लिख लिए तो उस रचना को हम जितनी बार पढ़ते हैं, हमें कोई मात्रा की, कोई शब्दों की, जब तक वो पूरी फिट नहीं बैठ जाती उस रचना को हम पढ़ते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। क्या ऐसा होता है सबके साथ? क्या मेरे साथ ही होता है? नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि हम्म। कई बार तो ये सालों के बाद भी होता है। आज जब मैं हाँ। अपनी आजकल मेरा वही प्रक्रिया चल रही है। मेरी रफली करीबन 2700 के करीब कविताएं हैं, गीत और कविताएं मिला के। तो आजकल मैं वही कर रहा हूँ, सारी पुरानी रचनाएं पढ़ रहा हूँ, और तब लगता है कि नहीं, इस लाइन को ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था। एक तो वो बदल होता है, और दूसरा कई बार किसी कविता को आप बदलते हैं जहां आप पढ़ने वाले हैं, वहां के लोगों की रुचि के अनुसार। अगर मुझे पता है कहीं पे यंग लड़कियां ज्यादा होने वाली हैं, तो मैं रचना को बदलता हूं थोड़ा। कहीं लगता है कि ज्यादा परिपक्व लोग होंगे, तो फिर मैं अपनी रचना को बदलता हूं थोड़ा। और इसका मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि हमारी लिखने के समय की मनस्थिति और अब की मनस्थिति में अंतर आता है। मैं जब 16 साल का था, वो मेरा सोचने का तरीका और अब का मेरा सोचने का तरीका, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है उसमें। सर ये तो मुझे लगता है 2-3 साल पुरानी रचनाएं जब हमने लिखना शुरू किया तो आज के में बहुत अंतर लगता है। लगता है। रोज बदलता है, जिससे मैच्योरिटी मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। अपनी पुरानी फोटो देखता है, लगता है अरे हम ऐसे थे क्या? तो शायद वही सब रचनाओं के साथ निकटता है कि हम ऐसे थे क्या? मुझे तो और कुछ लगता है। मैं तो देखता क्या? सोचता हूँ कि अरे वाह, मेरे कितने अच्छे बाल थे। वो बात अलग है। लेकिन हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ। हम्म। हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ। रफ्तार के जब भी साथ। मिलेंगे अंदाज वही पुराना होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। जब बेशक। भी मिलेंगे अंदाज बेशक। वही पुराना, क्यों? वही चाहे पुराना। बाल हो चाहे ना हो। एक समय ऐसा आएगा जबकि चश्मा होगा और हम बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, तो भी वही अंदाज पुराना होगा। बूढ़ा तो तो शरीर होता है, मन मन नहीं कहाँ होता बूढ़ा है। होता है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। आप देखिए, जिस व्यक्ति से आपकी शादी होती है, चाहे जी। वो पुरुष हो या स्त्री हो, मैं अपने बारे में अगर कहूं, मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी 24 साल की थी, 24 साढ़े 24 साल की। अब उम्र के साथ वो भी बढ़ गई है, लेकिन अभी तक अभी तक मुझे उसमें वही रूप नजर आता है। अरे ये है वाह! प्रेम। ये है प्रेम। आज जितने लोग सुन रही होंगी महिलाएं या बाद में सुनेंगी कि काश सबको ऐसे पति मिले जो ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी आज भी वही वाली। क्या बात है! वही रहती है। सभी ऐसे सोचते होंगे, सब पत्नियां भी सर, पतियों के बारे में ऐसे सोचती होंगी। सर एक प्रेरणा सिंह ने एक प्रश्न पूछा है कि मैं सर से जरूर। पूछना चाहती हूँ, कुछ लिखने के बाद, कुछ अच्छा लिख जाने के बाद क्या उसको भी लगता है कि आत्मा तृप्त हुई? साहित्य आत्मा तृप्ति का स्रोत है। फिर पढ़िए एक बार। अच्छी रचना लिखने के बाद। लिखने के बाद क्या उसको भी लगता है कि जैसे आत्मा तृप्त हुई? साहित्य आत्मा हम्म। तृप्त का स्रोत है। बहुत अच्छा सवाल पूछा प्रेरणा ने। ये हाँ होता बहुत है, अच्छा। मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ तो हमेशा होता है। जब मैं मेरे असल में कोई रचना जब मैं लिखना शुरू करता हूं, मेरे सामने पूरा नक्शा नहीं होता, एक पंक्ति आती है। मेरा लिखने का तरीका यही है, मेरे हमेशा मन में एक पंक्ति आती है कविता को, जिसपे मैं पूरा गीत या पूरी कविता लिखता हूं। तो मुझे शायद नहीं सबके पता साथ होता ऐसा ये ही होता कविता। होगा सर। कई लोग किसी दृश्य को देख के, कल्पना को देख के लिखते हैं। तो मुझे नहीं पता होता इस रचना को कहां रोकना है। अंदर से ही लगता है कुछ यहां रोक दिया जाए। लेकिन जहां हम रोकते हैं, आखिरी 2-3 पंक्तियां अगर ऐसी हों कि मन भर जाए, संतुष्ट हो जाए, तो मन से अपने आप निकलता है वाह, अपनी तारीफ करने को मन करता है, और तब लगता है आत्मा तृप्त हो गई। असल में लगता है, प्रेरणा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे लगता है कि आत्मा तृप्त हो गई, अब मुझे आज तो और कुछ नहीं चाहिए। और साहित्य को भी लगता है कि हाँ मैंने साहित्य के प्रति भी एक अच्छा काम किया, उसकी भी आत्मा तृप्त हुई। बिल्कुल। अपने आप को लगता है लोग भी यही समझें तो और अच्छी बात।
बहुत अच्छी सर से आज से जो जानकारी मिल रही है, प्रेरणा जरूर आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिला, मुझे हम लोग को भी मिला। प्रेरणा तो खुद अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है, और उससे अच्छा पढ़ती है वो। हाँ, लिखती भी बहुत अच्छा है, पढ़ती भी बहुत लेकिन अच्छा है। सरोज जी, श्रृंगार तो जी आप भी बहुत अच्छा लिखती हैं। मैंने सुना है श्रृंगार आपका। तो ये तो हो नहीं सकता बस कि मैं ही बोलता जाऊं और आप पूछती जाएं। अब मैं कुछ नहीं सर, पूछता हूं, आप। मैं पूछ कहा रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ। अब मैं चाहूंगा आप अपनी एक अच्छी सी रचना सुनाएं, उसके बाद आगे बात करते हैं, मजा तब आएगा। मैं तो कोई रचना से निकाल के तब तक आपके सुनती हूँ, उसके बाद सुनाते हैं, तब तक निकालती हूँ मैं कोई रचना। चलिए, हाँ, तो अभी क्या श्रृंगार ही सुनना चाहेंगे आप, या कुछ मैं तो श्रृंगार ज्यादा दर्शन? पसंद करती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे कुछ भी सुना दीजिए, दर्शकों को भी सुनना चाहिए और हम भी मैं सुने। मैं एक थोड़ी सी दर्शन पर आधारित एक रचना सुनाता हूं, उसके बाद आखिर में फिर एक श्रृंगार पे सुनाऊंगा, खत्म हम श्रृंगार पे करेंगे। चलिए ठीक है सर। एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था कि हम जो अक्सर बैठे बैठे किसी को कुछ कह देते हैं, मीठी बात, और मीठी बात कहने के लिए कोई जरूरी नहीं हो पत्नी ही हो, कोई और भी हो सकता है। तो वो बात कैसे उस तक पहुंचती है, ये कल्पना आई मेरे दिल में, उस पर लिखी थी ये कविता। जी। एक बात परों से हल्की फुल्की, एक बात परों से हल्की फुल्की, मन से मेरे उतर अधर पर बादल को वो छू आई थी। हाँ, मन से मेरे क्या उतर बात है अधर सर। पर बादल को वो छू आई थी। नहा चांदनी में चंदा से मिलकर निखरी थी, कुछ उजलाई थी। नहा चांदनी में चंदा से मिलकर कुछ निखरी थी, कुछ उजलाई थी, और कुछ कुछ गदराई भी, और कुछ कुछ गदराई भी। अब गदराई बात कैसी होती है तो कल्पना करनी पड़ेगी। और कुछ कुछ गदराई भी, एक बात परों से हल्की फुल्की। संदल वन से गुजरी थी वो, और ओढ़कर गंध चांदनी, कुछ इतराई भरमाई सी, तितली के पंखों पर बैठी, कुछ कुछ अपने में ही ऐंठी। रंग बिरंगे रंगों को भरकर खुद में मेरी सुधियों पर आ छाई थी। क्या बात तितली है। के पंखों पर बैठी, कुछ कुछ अपने में ही ऐंठी, रंग बिरंगे रंगों को भरकर खुद में मेरी सुधियों पर आ छाई थी। एक बात, एक बात परों से हल्की फुल्की। उतर सरोवर में धीरे से संग मछलियों के तैरी थी। उतर सरोवर में धीरे से संग मछलियों के तैरी थी। पानी की लहरों से धुलकर, पानी के वृत्तों में सजकर, शीतलता से नेह लगाए चांदी की किरणों में सजकर, हौले से बाहर आई थी। चांदी क्या की किरणों बात में सजकर हौले से बाहर आई थी। एक बात परों से हल्की फुल्की। और 12 मासी ऋतु चक्रों में ऋतु वसंत से भी कुछ बढ़कर शरद काल भाया था उसको। 12 मासी ऋतु चक्रों में ऋतु वसंत से भी बढ़कर शरद काल भाया था उसको। विदा गीत गाते मेघों को, हल्की हल्की सी सिहरन को, स्वप्न सरीखे कास उड़ाकर भरे भरे होठों पर आकर फिसली थी। मेरी सर। अधरों से निकली हुई बात भरे भरे होठों पर आकर फिसली थी। एक बात परों से हल्की फुल्की, एक बात परों से हल्की फुल्की, अल्लड़ सालों को छोड़ आई थी। अल्लड़ सालों को छोड़ आई थी, यौवन ज्वाला धर आई थी। क्या बात है। अल्लड़ सालों को छोड़ आई थी, यौवन ज्वाला धर आई थी। एक बात परों से हल्की फुल्की, एक बात परों से हल्की फुल्की। बहुत सुंदर सर। मैं रचना पहली बार आज सुनी आपकी, और लग रहा बस आप बोलते जाए और हम सुनते रहे, हम लोग जितने लोग भी जुड़े अरे हैं वो वाह, जो सुन रहे हैं वो भी, और भी बहुत सुंदर रचना सर। क्या कल्पना धन्यवाद। है और कहाँ शब्दों का वो महल है, क्या बात है। कहाँ से लाते हैं ये शब्द, इसके लिए तो मैं सोचूंगी जितना भी आपको, अगर इसके लिए तो एक पुरस्कार शब्द भी बहुत छोटा है, क्योंकि वो अरे
कोई भी इसका इसकी भाव इसका मूल्य नहीं चुका सकता, इसका कोई पुरस्कार नहीं दे सकता, बस इसके बदले में एक स्नेह दे सकता है, जो कि भरा हुआ और एक गागर से भरा हुआ हृदय जो आपको दे सकता है, प्रेम से भरा हुआ, बस वही हो सकता है। सच कहा आपने, बिल्कुल, बेशक। और आपकी रचना तो ऐसी है कि सारी साहित्यिक तो है, साथ साथ सब प्रेम रस की भरी हुई है। तो मैं तो एक बात कहूंगी, जैसे सदा दिवाली संत की हाँ और 12 मास आनंद बसंत, हाँ। सदा दिवाली संत की और 12 माह बसंत, और प्रेम रंग अच्छा। जिनके चढ़े, प्रेम रंग जिन हाँ, पर चढ़े उनके रंग अनंत। क्या बात है, क्या बात है। तो जिस तरह एक संत के ऊपर हमेशा दिवाली और बसंत चढ़ा रहता है, वैसे हमारे बिल्कुल। विवेक सर के ऊपर हर समय श्रृंगार इसका ये रंग चढ़ा रहता है, तभी ये अनंत रंग चढ़ा है, तभी आप इतना खूबसूरत लिख पाते हैं। और सरोज जी, बहुत मुझे सुंदर हर हमारे चीज में। साथ अपना अंजन जी, अरे हेमंत वाह, क्या बात है। अग्रवाल जी की उपस्थिति में मैं मतलब हमारी आवाज अभिवादन बिलासपुर तक करती पहुंच गई। हूँ। बिलासपुर नहीं सर, जमशेदपुर। ओ अच्छा, जमशेदपुर, क्या बात है, वाह। तो एक्चुअली सरोज जी, मुझे हर चीज में सुंदरता नजर आती है। हर एक को आती होगी, लेकिन मेरे में और शायद दूसरों में फर्क इतना है कि किसी सुंदर चीज को सुंदर कहते हुए मुझे संकोच नहीं होता। चाहे वो बहुत फूल हो, फल हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो। अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं उसके मुंह पर कहता हूं तुम सुंदर हो। शर्म की इस बुरा, कोई बुरा मान जाए। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा मैंने तो बोल सर, दिया। किसी सुंदर चीज को सुंदर कहिए, उसको अच्छा उसको भी लगता है। लगना बुरा चाहिए, मानना लेकिन तो एक दिखाना है कि मैं बुरा मान रही हूँ, अंदर से उसको अच्छा ही लगता है। तो सर बहुत अच्छी आज की रचना, मैं तो कहूंगी मैं रुक जाऊं और बस थोड़ी देर इसको महसूस करें कविता को, और दोबारा इसको कभी फिर सुनेंगे मन से, इतनी अच्छी। तो मैं तो जैसे लगता है कि कुछ आज ऐसा लग रहा है कुछ जैसे चांदी की डिब्बी में कविताओं के रूप में कोई आपने वो रखा है सहेज करके, बहुमूल्य, जो एक एक करके निकाल रहा है, रत्न रखे हो, जड़ाऊ जेवर रखे हो, उस तरह से कविताओं का आपने सहेज रखा है, और उस बक्सा में से, मंजूषा में से निकाल रहे हो और आप एक रचना को। अब शायद आज उस धन्य है ये मंजूषा को स्नेहिल का विधार। उस मंजूषा को खोला ही इतने अच्छे व्यक्ति ने है कि वो रचनाएं निकलेंगे ही। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आप और मैं आपकी तो रचना की प्रतीक्षा है। चलिए, मैं बहुत पहले लिखी थी पाती, जी। मैं शब्दों का उसमें बहुत ऐसे लिखती थी हल्की, पर मुझे ये पाती बहुत दिल को छूती है कि सुनो, मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें एक पाती लिखी है। अच्छा। सुनो, मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें एक पाती लिखी है, ये सिर्फ हम्म। कागज नहीं, दिल की बात लिखी है। ये सिर्फ वाह, कागज नहीं, दिल की बात लिखी है। पढ़ना बाद में, छू कर महसूस करना। क्या बात है, पढ़ना वाह वाह। बाद में, छू कर छू महसूस कर करना। महसूस करना। मैंने कलम में एहसासों की स्याही भरी है। मैंने कलम में हाँ। एहसासों की स्याही भरी है। कुछ अनलिखी बातों को समझ लेना। अच्छा। मेरे कम लिखे को ज्यादा पढ़ना। मेरे हम्म। पास शब्द नहीं कि जज्बात लिख पाऊं, और एहसास लिखने के पृथक शब्द कहां से लाऊं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब पाती को पढ़ोगे तो हर शब्द में, कागज के पन्ने पे मेरा अश्क नजर आएगा। हाँ हाँ। मन की बात समझ लेना, पाती का जवाब देना, महसूस कर सकूं तुमको, कुछ ऐसा लिख हम्म। देना। हाँ। महसूस कर सकूं तुमको, कुछ ऐसा लिख देना। अच्छा, अब पाती बंद करती हूँ और उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। पाती बंद करती एक हूँ और उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। ऐसी पाती जिस पुरुष को मिले, अगर वो इसका जवाब दे तो लानत है उस पर। उसे तो सब काम छोड़कर सीधा लिखने वाले के पास पहुंच जाना चाहिए। अरे वाह, तब तो क्या बात वाह। है। प्रेरणा जी लिखती है 2700 तक कविताएं सर लिख चुके हैं। हाँ, प्रेरणा पता चला अभी को हम लोगों को भी। और अर्चना जी को चांदी की डिब्बी चाहिए,
आहा, वो चांदी की डिब्बी मुझे भी चाहिए सरोज जी। आपके पास तो डिब्बी नहीं, डिब्बा है चांदी का, जिसमें शब्दों के साथ साथ सुर भी रखे, स्वर भी रखे, और जब उसमें गाती हैं तो क्या कहने हैं। तो आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी। और सर के लिए मैं एक बात कहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कारीगर हूँ साहब, कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिल सजाता हूँ। वाह। कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिल सजाता हूँ। किसी को बेकार तो किसी को कलाकार, किसी को रचनाकार नजर आता हूँ। किसी को वाह। बेकार, वाह। किसी को कलाकार, किसी को रचनाकार नजर आता हूँ, क्योंकि सर एक रचनाकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, आप सबको मालूम होगा। आइए कुछ उस पर चर्चा कर लेते हैं सर से, फिर आगे कविता सुनते हैं। हमारे साथ पूनम जी जुड़ गई हैं। वाह क्या बात है। आज तो सरोज पूनम जी जी ने तो आपने आपका कमाल मंच की महफिल मंच सजाई प्रोग्राम है। भी देखा है पूनम जी ने तो, और हम कुछ आपसे सुनना चाहेंगे कि अभी आपने क्या नया कुछ किया और नया प्रोग्राम में नया नाटक मेरे क्या आजकल कर रहे हैं। कम नाटक हो गए हैं। नाटक से जुड़ नाटक जितना पहले मैं सक्रिय था अब उतना नहीं रहा हूं। कुछ उम्र के साथ साथ शरीर की क्षमता कम होती जाती है, और मेरा ऐसा है कि जितनी एनर्जी मुझे किसी कैरेक्टर में लगानी है उतनी मैं अभी भी लगाता हूं, लेकिन अब लगा के थोड़ी थकान होती है। यहाँ पर ये अपना काव्य गोष्ठियां, कवि सम्मेलन शुरू हो गए हैं, उनके कारण रिहर्सल में बहुत बाधा आती है, शोज में बाधा आती है, लेकिन अभी भी मैं करता हूं। अभी थोड़े दिन पहले एक नाटक किया था, पूनम जी ने भी देखा उसे, तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, रंगमंच नहीं छूटता। कहते हैं ना शौक नहीं खत्म होते हैं, और फिर उसके बस मिलता रहे, अगर उसमें आप डूबे हुए हैं तो कभी छूटता नहीं है। बहुत बिल्कुल। अच्छा और इस लगता होगा, हम रंगमंच, लोग कभी कभी भाग लेंगे, हम लोग भी देखेंगे इस प्रोग्राम को, कभी आएंगे दिल्ली तो अरे जरूर, लाइव शो को। रंगमंच की यादें भी कुछ बड़ी अजीब सी होती हैं सरोज जी। जरूर हम शेयर मैं सुनना आपको चाहेंगे एक कोई एक मजेदार बात बताता हूँ। जी। हमारा एक नाटक है ताजमहल का टेंडर। ताजमहल का सटायर है ये टेंडर। आज की गवर्नमेंट मशीनरी पे। किस जी। तरह, अगर आज के जमाने में शाहजहां ताजमहल बनवाता तो उससे सरकारी डिपार्टमेंट से क्या क्या तकलीफें होती, कैसी रिश्वत मांगी जाती, क्या अरे क्या चीजें होती। तो उसमें जो लीड कैरेक्टर है शाहजहां, वो मैं करता हूं, अभी भी मैं ही कर रहा हूं इतने सालों से। और उसमें मुमताज एक कैरेक्टर है, शाहजहां को तो मुमताज होगी ही। होगी होगी। हमारी मुमताजें कई बार बदलती रहती हैं, कारण है कि किसी को कोई काम आ जाता है। महिलाओं का तो आप जानती हैं, किसी न किसी कारण से उनको छोड़ना पड़ता है कोई शो। तो एक नई मुमताज थी मेरे एक शो में, नई मुमताज थी। बहुत अच्छा रिहर्सल किया उसने, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी उसके साथ, बहुत अच्छी बातचीत थी, सब ठीक था। शो का टाइम आया, हिंदी भवन में हम शो कर रहे थे, वो गाजियाबाद के हिंदी भवन में। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी एंट्री नाटक शुरू होने के करीबन 7 या 8 मिनट बात होती है, और मेरे बाद 2 या 3 मिनट के बाद मुमताज की एंट्री होती है। तो मैं अपने विंग्स में तैयार खड़ा था पूरा कि एंट्री लूंगा मैं। तो मेरे कंधे पे किसी ने ऐसे किया, मैंने मुड़ के देखा, मुमताज थी, बहुत डरा हुआ चेहरा, आंखों में पानी। अरे मैंने कहा इससे क्या हो गया, इसके बाद तो रोमांटिक सीन है हमारा, तो ऐसे क्यों, मैंने क्या हुआ। तो वो बोलने लगी, मैंने कहा रुको 1 मिनट, मैं उसे पीछे ले गया, क्योंकि आवाज बहुत जल्दी दर्शकों तक पहुंच जाती है। मैं पीछे ले गया, मैंने क्या हुआ तुम्हें, कहती सर मैं सब भूल गई। मैंने कहा मतलब, कहते सर मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कुछ याद नहीं आ रहा, कहते मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, सब हो जाए। कहते नहीं सर मैं जाऊंगी, आऊंगी नहीं स्टेज पे, मुझे याद ही नहीं आ रहा कुछ। फिर उसे मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपने टाइम पे चला जाऊंगा, तुम अपने टाइम पे स्टेज पे आना जरूर, और आके अव्वल तो तुम्हें याद आ जाएगा, और नहीं याद आया तो मैं तुम्हें बताता रहूंगा, और जब बिल्कुल याद ना आए ना तो लोगों की तरफ पीठ करके मेरी तरफ मुंह करके खड़ी होना, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो पूरा सीन हमने वैसे किया।
उसे नहीं याद आया, बिल्कुल याद नहीं आया। कई बार मैंने उसे हिंट दिए कि तुम ये तो नहीं कहना चाह रही थी कि मैं ऐसे ऐसे करूं, इतने हिंट दिए, कुछ उसने पकड़े, लेकिन वो एक बहुत, दर्शकों को नहीं पता लगा। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को पता लगा तो वो सिर्फ हमारे डायरेक्टर को पता लगा। तो लेकिन बिना बोले कैसे डायलॉग हो गया, कैसे प्रोग्राम हो गया कि मुमताज ने कुछ कहा भी नहीं और बात हो गया, तो आपने संभाल लिया उसकी बिना कही बात? कुछ डायलॉग क्रिएट करने पड़े जो नहीं थे उसमें, कि ये तुम आंखों से क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ रहा हूं कि तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि कहां थे तुम शाहजहां, क्या ये सच है? क्या बात है। डायलॉग थिएटर सब सिखा देता है। जैसे सर एक एंकर जब स्टेज पे खड़ा होता है एंकरिंग करने या प्रोग्राम में, और सिचुएशन एकदम बदल जाती है कि इसके बाद ये प्रोग्राम है, उसके बाद ये है, और मालूम पड़ा एकदम बदल दिया और लोग कहते हैं बोलो कुछ, तो उसमें बोलने के लिए लड़के आ रहा है मंच पे और आ गई लड़की और आपके उसमें लिखा हुआ है लड़का आएगा, तो उसी समय तुरंत उसको पलट देता है। वही हाल आपने किया कि बिना उसके ही आपको उसके डायलॉग भी बोल दिए अपने उसमें। क्या बात है, इतना हुनर होना चाहिए। और ये थिएटर धीरे 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 एक्चुअली ये सब आती जब है सर, जब हम उसमें डूब के कुछ काम करते हैं, मुझे जो लगता है कि लोग हम कहते हैं लिखते भी हॉबी। हैं, अगर डूब के लिखते तो वो हॉबी जी, वो चीज अच्छा होता है। अगर हम ऊपर ऊपर मैं सोचते ये भी हॉबी, कर लें ये भी कर लें तो हो नहीं पाता है। हाँ, मैं किसी चीज की हॉबी में ज्यादा विश्वास नहीं रखता। पैशन होना चाहिए, पैशन। हॉबी वो होता हॉबी है तो बहुत जिसके, होती है जो सर। आप खाली समय में करते हैं, हाँ, और पैशन वो होता है जिसके लिए आप खाली समय निकालते हैं। समय निकालते हैं पैशन होना निकालते चाहिए, हैं। बिल्कुल। और बिना पैशन के कुछ काम नहीं होता है, डूब जब तक डूबेंगे नहीं तो और मैं हमें एक बात मोती नहीं आपको और मिलेंगे। बताऊं, एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं जी ये मानता हूं, और मैंने ऐसे किया है। आदमी जब यौवन काल में होता है, 25 साल से लेकर, वैसे तो खैर कोई यौवन की लिमिट नहीं है, लेकिन 25-30 के आसपास उसे एक ऐसा पैशन पालना चाहिए जो हॉबी ना हो, पैशन हो। जैसे मैंने थिएटर और लिखना, ये दो चीजें, अगर आपका पैशन है तो आप कभी भी उम्र दराज नहीं होंगे। हो सकते हैं, बहुत सही बात। आपके बाल सफेद हो जाए, बाल निकल जाए, दांत टूट जाए, लेकिन दिल आपका जवान रहेगा अगर पैशन है तो। प्रेशर है। आज मुझे एक लेडी आज मिली थी कल, अपने आनंदा पटानी करके हैं, अपने मंच पे ही हाँ हैं, हाँ हाँ, अमेरिका से। जी जी। तो कल मेरी उनसे बात हो रही थी, वो 75 ईयर्स में भी नृत्य करी, स्टेज प्रोग्राम दिया उन्होंने। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उनका ये हौसला है, 75 ईयर्स में डांस करती है, ये उनका पैशन है, तो उनको जवान बना रखा है। तो अर्पणा अंजन जी लिखती है, एक रचनाकार से अभिनय कराने के लाभ। अब एक पुस्तक के शीर्षक में भी आ जाइए सब। अर्पणा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इसका लाभ है, असल में लाभ है दोनों का। एक दूसरे की जगह अगर आप रख के देखें तो लाभ है। अगर एक अच्छा अदाकार है, अच्छा एक्टर है, उसकी प्रस्तुति अच्छी होती है, वो अपनी रचना को अच्छी तरह पेश कर सकता है। जो थिएटर फियर होती है, या जो एक थिएटर, सॉरी, स्टेज कॉन्शियसनेस होती है, वो चली जाती है, भीड़ से डर नहीं लगता। और अगर आप अच्छे रचनाकार हैं तो एक्टिंग के दौरान अगर आप डायलॉग भूल जाते हैं तो आप नया डायलॉग वहीं क्रिएट कर सकते हैं। बहुत, तो मुझे कहीं दोनों का, मुझे हैरानी दोनों एक है। दूसरे के पूरक है। एक बिल्कुल कवि पूरक और है, एक्टर और ये दोनों एक दूसरे सवाल, के पूरक है। मैं अभिनंदन करूंगा अर्पणा जी का ये सवाल पूछने के लिए। बहुत अच्छे बात। अरे बहुत अच्छा सर। और आप जब कविता सुनाते हैं तो जरूर कोई ना कोई ये कह उठता होगा, पढ़ी जो पाती प्रेम की तो सुख आहा, हो गया रंग, और तन तो मेरे साथ रहा, मन गया तेरे संग। आइए इसी बात पे कोई एक रचना सुनते हैं। इस समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मैं लालच नहीं छोड़ जी, पा रही हूँ कोई रचना सुनने का। एक खालिस श्रृंगार की रचना सुनाता हूं। मैं इसे खालिस इसलिए कहता हूं क्योंकि श्रृंगार से शुरू है, श्रृंगार पे चल रही है और श्रृंगार पे ही खत्म होती है, इसमें कोई भाव दूसरा आया ही नहीं है। प्योर श्रृंगार। प्योर श्रृंगार। सामने एक लावण्यवती खड़ी है,
उसकी तारीफ हो रही है। गालों पर चांदनी बिखेरे, इसको भी आप विजुलाइज कीजिए, इसके बिंबों को देखिए। गालों पर चांदनी बिखेरे, चेहरे पर मुस्कानी धूप। गालों पर चांदनी बिखेरे, चेहरे पर मुस्कानी धूप। जाफरान की क्यारी कोई खिलकर मेरे आंगन आई। जाफरान की क्यारी कोई खिलकर मेरे आंगन आई। रूप निराला लेकर आई, रूप निराला लेकर आई। लोच मृणालों जैसी बाहें, लोच मृणालों जैसी बाहें, कंधे हिमगिरी को ललचाएं। कंधे हिमगिरी को ललचाएं। ग्रीवा पर्वत की ढलान, ग्रीवा पर्वत की ढलान, धूप नई वो लेकर आई। ग्रीवा पर्वत की ढलान, रूप नया वो लेकर आई, रूप नया वो लेकर आई। गौर वर्ण छरहरी नासिका, गौर वर्ण छरहरी नासिका, लौंग संभाले हीरे की। गौर वर्ण छरहरी नासिका, लौंग संभाले हीरे की। दो भौहों के बीच सुबह का उगता सूरज लेकर आई। नाक की लौंग और लाल छोटी सी बिंदी, ये मेरी कमजोरी रही है हमेशा से। गौर वर्ण छरहरी नासिका, लौंग संभाले हीरे की। दो भौहों के बीच सुबह का उगता सूरज लेकर आई, रूप निराला लेकर आई। कर्ण फूल में सावन जैसा हरियाला पन्ना सजता था। कर्ण फूल में सावन जैसा हरियाला पन्ना सजता था। और बालों की फिसली नीयत को धता कोई बतलाती आई। जब लड़कियां ऐसे बालों को झटक देती हैं तो ऐसे लगता है बाल कुछ शरारत करना चाहते हैं, लेकिन उसने झटक दिया पीछे। बालों की फिसली नीयत को, बालों की फिसली नीयत को धता कोई बतलाती आई, रूप निराला लेकर आई। पगडंडी पर चलना उसका, पगडंडी पर चलना उसका, चलते चलते हिलना उसका। पगडंडी पर चलना उसका, चलते चलते हिलना उसका। 100 बार कमल बल खाए, कंपन ऐसा लेकर आई। 100 बार कमर बल खाए, कंपन ऐसा लेकर आई, रूप निराला लेकर आई। वेणी में बौराया सा था, वेणी में बौराया सा था, फूल मोगरा हर्षाया था। वेणी में बौराया सा था, फूल मोगरा हर्षाया था। कौन न जाने महका किससे, कौन न जाने महका किससे, गंध सभी महकाती आई। कौन न जाने महका किससे, गंध सभी महकाती आई, रूप निराला लेकर आई। और पैरों के तलुओं पर छाई महावरों की मस्त रंगाई। पैरों के तलुओं पर छाई महावरों की मस्त रंगाई। हुए छिछोरे बिछुए सारे, हुए छिछोरे बिछुए सारे, अगन लगाई अगन बुझाई। अगन लगाई अगन बुझाई, रूप निराला लेकर आई। चंपई हथेली कोरी कोरी, मेहंदी कर बैठी बरजोरी। चंपई हथेली कोरी कोरी, मेहंदी मेहंदी कर बैठी बरजोरी। रंग दिया दिल के रंगों से, दिल की बात बताती आई, रूप निराला लेकर आई। बनारसी साड़ी में सजकर पल्लू पर भर रंग सुनहरी। बनारसी साड़ी में सजकर पल्लू पर भर रंग सुनहरी। जरी किनारी खूब सजाई, सपनों से की थी जरदोई। जरी किनारी खूब सजाई, सपनों से की थी जरदोई, रूप निराला लेकर आई। और आखिरी कुछ पंक्तियां हैं। इत्र केवड़ा खूब लगाया, इत्र केवड़ा खूब लगाया, कतरा कतरा खस छिड़काया। रूप गंध के सरमाए को अपने संग सजाती आई, रूप निराला लेकर आई। धीरे धीरे शाम हुई, फिर धीरे धीरे शाम हुई, और रातों की रानी जब महकी। धीरे धीरे शाम हुई, रातों की रानी जब महकी। उस रानी को अपने मन की बात कोई समझाती आई। धीरे धीरे शाम हुई, रातों की रानी महकी थी जब, उस रानी को अपने मन की बात कोई समझाती आई, रूप निराला लेकर आई, रूप निराला लेकर आई। क्या बात है सर, क्या उपमाएं हैं, क्या तुलनाएं हैं, अद्भुत।
बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम पूनम मल्होत्रा जी की उपस्थिति है। पूनम जी को बस पहले मुझे नहीं दिखा, मुझे अभी दिखा है। तो जी। पूनम का आहा लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। तो सर रूप सुहाना लेकर आई। अब आप ऐसी रचना सुनाएंगे तो लोग तो कल्पना करेंगे ही, सबको अपना अपना याद आ जाएगा। जो जो भी कम सुंदर हो या ज्यादा सुंदर, उपमाएं बहुत सुंदर थी। तो ठंडी हवाएं क्या चली मेरे शहर में, हाँ, आजकल बड़ी अच्छी हवा चल रही है। ठंडी बिल्कुल। हवाएं क्या चली मेरे शहर में, हर तरफ तेरी यादों का दिसंबर बिखर गया। अरे वाह, वाह 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 वाह, कमाल। 100 सुनार तुम्हारी की याद भी क्या लोहार की। खूब आई, और दिल में हाँ, प्यार का लहराता सागर उमड़ गया। हाँ, दिल में तो ये है कि जब इतना खूबसूरत समा बंधा है आज, तो ये तो, और जब ये दिसंबर और नवंबर आता है तो यादों का तूफान तो आ ही जाता है। बिल्कुल। ये बहुत। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी, और कुछ अपनी कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। इसके सुनाइए। बाद में मैं कुछ, कि आप इतना आपने लिख दिया कि मैं डूब के लिखता हूँ, मुझे जी, सुंदर चीज की तारीफ करता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचने मजबूर हो जाती हूँ, इतने सुंदर कल्पना कैसे कर पाते हैं किसी के बारे में। वहां से उतर के आई वो गर्दन, उसकी ग्रीवा, ये चीज बहुत मुश्किल होती है कि एक एक शब्द, एक एक पॉइंट पर अपनी मनोवृत्ति, अपने भावों को लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी आप नाक की नथ और बिंदी पे लिखते हैं, आंखों के काजल को छोड़ देते हैं। मैं काजल पे बहुत कम लिखता हूँ, हाँ, वही मैंने बहुत कहा, कम। मैंने बहुत बिल्कुल। बार नोटिस किया और आज भी किया कि आपने काजल पे कम लिखते हैं। ये तो ये अभी इसका। मेरे पास सर एक पर्सनल आया है, किसी ने लिख के भेजा है। जी, जी। छू कर मेरे मन को ये क्या कर दिया, और सोए वाह, जज्बात को भोले से जगा दिया। क्या न बात है। जाने कैसा एहसास था छुअन में, कि मुझको हाँ, मुझसे ही जुदा कर दिया। हाँ, 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 हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आंखों की कशिश ने बेहाल कर दिया, और तुम्हारे हम्म। बोलते होठों ने दिल दे दिया। मैं तो इश्क के इबादत से बहुत दूर थी, मैं तो इश्क और इबादत से बहुत दूर थी। तुम्हारी बातों ने मुझे जीवन दे दिया, तुम्हारी बातों ने वाह, मुझे जीवन दिया। वाह, अब किसी बहुत ने लिख के सुंदर। भेजा है तो मैं उसको पूरा सुना देती हूँ, पूरी कविता आ गई है। तुम तो मेरे रूह को सुनाइए। छू के चले गए, हम्म। मेरे बोलते होठों को दिल दे, नहीं सॉरी, तुम तो मेरे रूह को छू कर चले गए, मन के हम्म। सारे अरमान शीशे में उतर गए। वक्त गुजरता, वाह। गुजारे नहीं गुजरता तुम बिन, मेरी तो जैसे जिस्म जान ले गए। हाँ, 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 खूबसूरत हाँ। शाम अब तन्हा सी बैठी हूँ, ओ। खूबसूरत शाम और मैं तन्हा सी बैठी हूँ। पलकों पर आंसुओं की बूंदें ठहर गई, खूबसूरत शाम और तन्हा सी हो गई, पलकों पर आंसुओं की बूंदें ठहर गई। यादों ने इतना बेचैन कर दिया कि मेरी गुलजार रातें, मेरी मासूम नहीं, मेरी गुलजार रातें मायूस सी हो गई, मेरी गुलजार रातें ओ, मायूस सी हो गई। अभी पूरी रचना आई है तो मैंने आपको सुना दी कि हाँ भाई। बहुत सुंदर, और ये बहुत बहुत अच्छे। सुंदर। तो जो इसके कोई साथ भी हम है अब ये, आगे बढ़ते हैं। आज मैं उनका अपने बहुत से बहुत कुछ, अभिनंदन। जो कोई भी है मैं ये, थोड़ा इनका सा, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए मैं पहुंचा देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका वक्त आज ज्यादा लूंगी, क्योंकि लालच कर रही जरूर। हूँ एक रचना और सुनने की। ओ। तो इसलिए अभी टाइम हो आ, गया, पर एक वक्त लेंगे तो 4-5 मिनट और लगेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी कोई वो नहीं तो है सर अभी। आपने एक कविता सुनाई थी, हीर रात की लौंग का हीरा। तो उस पर मैं 2 लाइन कह के आपकी कविता सुनना चाहूंगी, कि जी। माना कि हीरे की कीमत, हाँ। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम होती है। ओके। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम होती है, पर आईना हम्म। पहनने के बाद हीरा पहनने के बाद आईने की जरूरत होती है। वाह, बेशक होती है, बेशक होती है। उस सुंदरता का मोल ही क्या है जिसे कोई तारीफ ना करे जिसकी। बिल्कुल। बस यही यही चीज है कि एक दर्पण अगर ना हो
और वो दर्पण होता है कवि, एक रचनाकार, जो सुंदरता सही को कहा। अपने अंदर उतार देता है शीशे की तरह, और उतार करके फिर उसको लेखनीबद्ध कर देता है। बिल्कुल। ये कहने की बातें हैं कि आपकी याद, किसी की तन्हाई, किसी का कुछ भी, लेकिन जब तक वो फील नहीं करता है रचनाओं को, शब्दों को, उसकी सुंदरता को, तब तक वो लिख नहीं पाता है। नहीं लिख पाता, लिख ही नहीं सकता, बिल्कुल ये नहीं मैंने लिख आज सकता। महसूस किया, ये मैंने आज बहुत करीब से महसूस किया इस चीज को, किसी कि चीज को लिखने के लिए डूबना आप पड़ता है। अंदर जाके इतना गहरा चोट नहीं कहूंगा मैं, इतना गहरा तूफान मचाना पड़ता है, तभी आपके शब्द निखरते हैं। बहुत खूब। तो आइए इस रचना को और देखते हैं, जो बहुत ही दिल को छुएगी और आपने बहुत मन से लिखी होगी। जी। अब देखिए, सौंदर्य वही है, लड़की वही है, उसके अंग वैसे ही हैं, उपमाएं लिमिटेड हैं, लेकिन बिंब कितना अंतर डालते हैं ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। जी इत्र रचा, एक मिनट दीजिएगा। जी। चटक चांदनी सा निखरा हो उस यौवन का क्या कहना। चटक चांदनी सा निखरा हो उस यौवन का क्या कहना, और धूप खिले गालों पर सूरज की लाली का क्या कहना। चटक चांदनी में निखरा हो उस यौवन का क्या कहना, धूप खिले गालों पर सूरज की लाली का क्या कहना। इत्र रचा हो सांसों में उन सांसों का क्या कहना। इत्र रचा हो सांसों में उन सांसों का क्या कहना, और रस अनार का लिए बुलाते दो होठों का क्या कहना। आहा, क्या रस बात है, क्या अनार का उपमा। लिए बुलाते दो होठों का क्या कहना। नाजुक ठोड़ी पर इतराए, नाजुक ठोड़ी पर इतराए काले तिल का क्या कहना। वाह, नाजुक ठोड़ी पर इतराए काले तिल का क्या कहना, और गालों पर पड़ते गड्ढों की गहराई का क्या कहना। बहुत खूब। गालों पर पड़ते गड्ढों के गहराई का क्या कहना। कंधों पर है शाम उतरती गोरे दिन को छुपा रही, बाल आपके गोरे गोरे कंधों पर उतर रहे हैं। कंधों पर है शाम उतरती गोरे दिन को छुपा रही, छन छन कर आती हैं किरणें उन किरणों का क्या कहना। क्या कहना, वाह। और तेरी चाल में लहरा सागर उन लहरों का क्या कहना। और कहीं तुम पल भर ठहरो, अगर कहीं तुम पल भर ठहरो ठहरे मौसम का क्या कहना। क्या कहना, अरे वाह। अगर कहीं तुम पल भर ठहरो ठहरे मौसम का क्या कहना। अरे मादक और मधुशाला जैसे तन की मादक अंगड़ाई, मादक और मधुशाला जैसी तन की मादक अंगड़ाई, काम धनुष के खिंच जाने के उस खिंचाव का क्या कहना। वाह, क्या काम बात है। धनुष के खिंच जाने के उस खिंचाव का क्या कहना। लंबी कविता है, खैर दो बंद और सुनाऊंगा इसके। कंचन काया कस्तूरी सी, कंचन काया कस्तूरी सी मृग छलना का क्या कहना। हाँ, कंचन काया कस्तूरी सी मृग छलना का क्या कहना, और बहते बहते रुक कर देखे उस धारा का क्या कहना। बहते बहते रुक कर देखे उस धारा का क्या कहना। बहुत अद्भुत। अंतिम चार पंक्तियां देता हूं अब मैं। जी घिरी धुंध की ठंडक छुए ऐसा तेरा स्पर्श घिरे। वाह। कई स्पर्श ऐसे होते हैं जो आपको जाने अनजाने जैसे मर्जी छू जाएं, वो आपको घेर लेते हैं। कोई बुरी भावना नहीं है वो उनको लेकिन आपको घेर लेते हैं। गिरी धुंध की ठंडक छुए ऐसे तेरा स्पर्श घिरे, अंग अंग सांचे में निखरा उस सांचे का क्या कहना। ना, अरे अंग वाह। अंग सांचे में निखरा उस सांचे का क्या कहना। जी। क्या कहना, जो विवेक सर की लेखनी चल जाए, उसको अन्य का क्या कहना, उस कविता का क्या कहना। बहुत सुंदर। मोतियों जैसा जड़ दिया आज कविताओं को। मैंने तो मोती जड़ा था कि आप इसकी वो पहन लीजिए माला, और आपने तो पूरी कविताओं की माला बना दी आज। तो आज की जो शाम है सर, यादगार रहेगी, और हमारे साथ जुड़ने वाले
अभी पूनम जी ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, उफ, बस। और उस उफ में बहुत कुछ छिपा है। बहुत सर, ठंड का महीना है और लोग, मैंने एक रचना लिखी थी, सुनो मैं तुम्हें जी। बहुत चाहती हूँ, तुम्हारे लिए चांद तारे तो न तोड़ लाऊं, तुम्हारे लिए चांद तारे तो न तोड़ पाऊं, पर हाँ एक कप अदरक वाली चाय बनाती हूँ। अरे क्या बात है, जिंदाबाद। बस यही है कि मौसम अच्छा है। और एक और लिखी थी छोटी सी 2 लाइन कि मेरी कलम ने मुझसे शरारत कर दी। अच्छा। आज मेरी कलम ने मुझसे ही शरारत कर दी और कोरे कागज पे मेरी ही मोहब्बत लिख दी। आहा। लिख दी मेरी कहीं अनकहीं बातें और अपने मन से मेरी कुछ कहानी लिख दी। आज मेरी वाह। कलम ने मुझसे ही शरारत कर दी। तो आज शरारत तो ये होगी कि रात में जब मैं लिखने बैठूंगी तो आपकी बातें याद आएंगी। छू तो नहीं पाऊंगी मैं आपकी लेखनी को, अरे पर क्यों नहीं। मन जरूर मचलेगा कुछ और लिख लिया जाए, जो लोग हमको भी आहा कर दें, उफ लिख दें। ब्यूटीफुल सर, आज की शाम यादगार शाम रहेगी। और मैं कहती हूँ कि हम 3 या 5 या 7 लोग जुड़ते हैं, फूल पत्ती नहीं है हमारे पास, और जितने भी आते हैं तो एक अंदर के भाव आते हैं जो लोग लिखते हैं कमेंट्स। तो मैं कहती हूँ जो बिल्कुल। लिख दिया वो एक, जो निकल गया वाणी वो एक इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए रहता है। और ये बिल्कुल रोज रहता है। आप रोज कविता करते हैं, मैं रोज संचालन करती हूँ, लेकिन हर दिन का अलग भाव होता है, अलग लेखनी आती है, अलग सुर आते हैं और अलग स्वर आते हैं, सब कुछ अलग हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। एक जैसा भाव रोज करता है आदमी, रोज एक जैसी पाठ करता है, लेकिन रोज अलग आता है। हर आदमी कैसा, ऐसा लगता है कि आज पावन हो गया मंच एकदम। आज अरे लगता है कि मंच एकदम शुद्ध, मतलब कहीं बैठे हुए हैं, कहीं गीता का सा कुछ चल रहा है, कभी लगता है आज प्रेम रस बरस रहा है। तो अलग अलग भाव रोज आते हैं मंच के ऊपर। तो आज तो मैं यही कहूंगी कि श्रृंगार का जहां भाव होता है वहां प्रभु स्वयं आ जाते हैं। कि बेशक। कृष्ण कृष्ण को श्रृंगार बहुत पसंद था, और राधा जी बिल्कुल। सुंदर कोई उपमा नहीं हो सकती है। वो षोडशी कोई नहीं होती, वो राधा रानी होती है जिनकी हम कल्पना करते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर जिसकी कल्पना करते कोई हो ही नहीं सकता है जो उसके अलावा। मैं ये बात मानती हूँ कि वो होती। तो आज मंच तो वैसे पवित्र हो गया, पावन हो गया, और आपका आना मेरे मंच के लिए, मेरा क्या आपका अपना मंच है। और आज अपने मंच पे आदमी थोड़ा सा इजी हो जाता है कि अपना ही घर है, कोई बात नहीं। बिल्कुल अपना ही घर है। तो इसलिए कुछ अच्छी मन की बातें और आदमी खुल के बोल पाता है। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, मंच पे आए बहुत और इतना बहुत। सारा हमारे साथ दीपाली दीदी, पूनम जी, अनीता जी, सभी लोग जुड़े रहे, सबकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। और वापस पुनः मैं चाहूंगी कि आप सब ऐसे जुड़िए। और मैं बहुत सर को तो बहुत धन्यवाद आभार आपका व्यक्त सरोज कर जी। सकती हूँ, उस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ, कि क्यों, कि जितने शब्द कहूँ उतने कम है। बहुत तो धन्यवाद चलिए सर। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज यहाँ खुल के पढ़ा मैंने, जो चाहता था वो पढ़ा मैंने, और इतने अच्छे श्रोता जुड़े, सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। आपने एक बहुत अच्छा दिन, एक बहुत अच्छी शाम दी मुझे। मैं सबका धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूं अपने 3 पंक्तियों के साथ। एक गीत की 3 जी पंक्तियां हैं ये। जी। अंग अंग पर सखी तेरे लिखा श्रृंगार है। अंग अंग पर सखी तेरे लिखा श्रृंगार है, मैं बिना शब्दों का निमंत्रण तुम मुझे स्वीकार कर लो। वाह, मैं मैं बिना बिना शब्दों शब्दों का का निमंत्रण। निमंत्रण तुम मुझे स्वीकार कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का और आप आभार। इतनी सुंदर रचना लिखते हैं, इसके लिए मैं कहूंगी कर जाऊं कुछ ऐसा कि आपके दिल को छू जाए, और बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। धन्यवाद, इसी बहुत बहुत के साथ धन्यवाद। आज मैं विदा लेती हूँ, अपने दर्शकों से विदा लेते हैं, सुनने वालों से जी। विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जल्दी फिर मिलेंगे। बेशक। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद।